अध्याय 41। खामोश दीवारें और अनकहे राज। सीन की शुरुआत आर्यन के आलीशान रिवरसाइड बंगले के बरामदे से। आर्यन की आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। उसने उन फूलों की तरफ देखा भी नहीं और सीधे कह दिया कि इन्हें अभी के अभी यहाँ से हटाओ और दूसरे फूल लेकर आओ। लतिका को उसकी ये बेरुखी चुभ गई, पर उसने अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। उसने बस अपना सिर झुकाया और कहा, ठीक है सर, मैं समझ गई, मैं अभी बदल देती हूँ। लतिका वहां से मुड़ी और तेज कदमों से कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो आर्यन की नजरों से दूर हुई, उसके मन का गुबार फूट पड़ा। वो मन ही मन बड़बड़ाने लगी, आखिर खुद को समझते क्या हैं? पहले खुद ही कहा कि मुझे वही गुलाब चाहिए, और जब मैं इतनी मेहनत से उन्हें काट कर लाई तो अब कह रहे हैं कि रंग बहुत भड़कीला है। अगर उन्हें अपनी पसंद का इतना ही गुमान था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम मेरी मेहनत तो बच जाती। लतिका चलते चलते रुक गई और उस बड़े से मेंशन के चारों तरफ देखने लगी। वो जानती थी कि ये रिवर साइड वाला हिस्सा आर्यन सर का बेहद निजी इलाका है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ तक कि इस घर के पुराने वफादार नौकरों को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं थी। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ आर्यन सर सिर्फ अकेले रहना पसंद करते थे। तभी उसके दिमाग की घंटी बजी। अगर ये जगह इतनी पर्सनल है तो उन्होंने अचानक मुझे यहाँ गुलदस्ता सजाने के लिए क्यों बुलाया? वो भी ऐसी जगह के लिए जहाँ कोई आता जाता नहीं। फिर उसे याद आया, ओह, तो ये सब काव्या के लिए हो रहा है। आखिर जल्द ही उन दोनों की सगाई जो होने वाली है। मैंने भी तो यही सोचकर वो चटकीले और गहरे रंग के फूल चुने थे, क्योंकि काव्या को तो वही तड़क भड़क पसंद है। पर हैरानी की बात है, आर्यन सर को वो भी पसंद नहीं आए। लतिका की उलझन कम होने के बजाय और बढ़ गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आर्यन सर आखिर चाहते क्या हैं। वो उन फूलों की टोकरी को कसकर पकड़ती है और दोबारा गार्डन की ओर चल देती है। उसे अब एक बात का पूरा यकीन हो चुका था कि आर्यन सर के दिल और दिमाग के बीच की जंग को समझना उसके बस की बात नहीं है। अध्याय 42। जलती धूप और धड़कता दिल। लतिका पसीने से तरबतर थी, उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वो मन ही मन खुद से कह रही थी कि लोग आर्यन के बारे में जो भी कहें, लेकिन मेरा नजरिया बिल्कुल साफ है। ये इंसान जो भी कर रहा है वो सरासर गलत है। कोई किसी दूसरे इंसान को इस तपती और झुलसा देने वाली धूप में इस तरह पागलों की तरह कैसे दौड़ा सकता है? यह सजा नहीं तो और क्या है? मुझे नहीं पता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचती है, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मैं उससे नफरत करती हूँ। लतिका ने गुस्से में मेंशन की ओर देखा और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए। तभी रास्ते में उसे पुराने बटलर मिल गए। बटलर, लतिका, तुम वाकई बहुत मेहनत कर रही हो। इस मौसम में इतना काम करना आसान नहीं है। लतिका, शुक्रिया। क्या आप यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं? बटलर, हाँ, मुझे मुख्य मेंशन में कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं वहां जा रहा हूँ। तुम अपना काम जारी रखो। जैसे ही बटलर वहां से गए, लतिका के कदम ठिठक गए। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव साफ झलकने लगे। वो सोचने लगी, एक मिनट, इसका मतलब इस वक्त इस पूरे घर में सिर्फ मैं और आर्यन हैं। सिर्फ ये ख्याल ही मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। पूरी बॉडी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई है। लतिका भारी मन से कदम बढ़ाती हुई आर्यन के कमरे के पास पहुंची। उसने बहुत धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। वो सोचने लगी, क्या ये सो रहे हैं? यकीन नहीं होता कि ये इतने सुकून के साथ सो सकते हैं। शायद ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इन्हें हमेशा सलीके से पूरी तरह तैयार और सख्त मिजाज में ही देखा है। लेकिन इस वक्त इनके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा एकदम शांत है। इस वक्त ये वो इंसान नहीं लग रहे जो मुझे धूप में दौड़ाते हैं, बल्कि एक बिल्कुल अलग ही शख्स लग रहे हैं। लतिका फूलों की टोकरी पकड़े दुविधा में खड़ी रही। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या इनके जागने का इंतजार करूं या फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाऊं? अभी वो सोच ही रही थी कि तभी आर्यन ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी सीधी और गहरी नजर लतिका पर जाकर टिकी। लतिका हड़बड़ा गई और अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करने लगी। लतिका, सर आर्यन, मैं नए फूल लेकर आ गई हूँ। आप प्लीज एक बार देख लीजिए। क्या मुझे इन्हें फिर से बदलना पड़ेगा या ये ठीक है? अध्याय 43। सुनहरी चिड़िया और सजी हुई खामोशी। आर्यन की गहरी आंखें लतिका के चेहरे पर जमी हुई थीं। उसने बहुत ही ठंडे और नपेतुले लहजे में पूछा, अगर मैं दोबारा कहूँ कि ये फूल भी मुझे पसंद नहीं आए तो क्या तुम फिर से बाहर जाकर नए फूल लाओगी? लतिका ने अपनी घबराहट पर काबू पाया और जवाब दिया, हाँ सर, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसे सुधारने के लिए फिर से मेहनत करूंगी। लेकिन मेरी एक विनती है, इस बार कम से कम आप मुझे ये बता दीजिएगा कि आपको असल में कौन से रंगों के फूल पसंद हैं? जैसे ही ये शब्द लतिका के मुंह से निकले, वो अंदर ही अंदर कांप गई। वह सोचने लगी, हे भगवान, ये मैं क्या कह रही हूँ?
मेरे दिमाग की बातें सीधे जुबान पर कैसे आ गईं? कहीं सर को यह न लगे कि मैं उनसे बहस कर रही हूँ। लेकिन आर्यन के चेहरे पर गुस्से की जगह एक अजीब सी शांति थी। उसने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। लतिका को लगा कि शायद उसने बाजी जीत ली है। उसने मन ही मन सोचा, लगता है इस बार मैं वही फूल ले आई हूँ जो इन्हें चाहिए थे। शुक्र है मेरी दौड़ भाग सफल रही। उसने विनम्रता से कहा, नहीं सर, अगर आप इन फूलों से संतुष्ट हैं तो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन आर्यन का इरादा कुछ और ही था। उसने टोकते हुए कहा, मिस लतिका, अगर तुम ये फूल यहाँ लेकर आई हो तो क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम इन्हें फूलदान वेस के अंदर सजाओ? लतिका ने झिझकते हुए जवाब दिया, पर सर, सच तो ये है कि मुझे फूल सजाने का कोई खास हुनर नहीं आता। मैं शायद इन्हें उतना अच्छा न सजा पाऊं जैसा आप चाहते हैं। आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तो फिर क्या तुम चाहती हो कि ये काम मैं करूं? लतिका के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने कमरे के सन्नाटे को महसूस किया और उसे याद आया कि इस पूरे घर में इस वक्त सिर्फ वो और सर आर्यन ही हैं। इसका सीधा सा मतलब ये था कि भले ही उसे ये काम न आता हो, लेकिन इस वक्त वही इकलौती इंसान है जो इसे पूरा कर सकती है। वो चुपचाप फूलदान के पास बैठ गई और फूलों को सजाने लगी। आर्यन कुर्सी पर बैठकर उसे काम करते हुए देखने लगा। लतिका को देखते देखते उसके ख्यालों की दिशा बदल गई। वो सोचने लगा, जब भी मैं इस लड़की को देखता हूँ मुझे अपने बेडरूम की वो सुनहरी चिड़िया कैनरी याद आ जाती है। वो सुनहरे रंग की नन्ही बर्ड जो कभी खुद उड़कर मेरे हाथों पर आकर बैठ जाया करती थी। आर्यन की यादों का सिलसिला और गहरा होता गया। जब मैं उसे पहली बार अपने बेडरूम में लाया था तो वो इतनी शांत हो गई थी मानो उसके अंदर की जान ही निकल गई हो। ऐसा लगता था जैसे वो मर चुकी है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता उसकी बनाई हुई सीमाएं टूटने लगी और वो धीरे धीरे मेरा पीछा करने लगी। उसने मन ही मन एक पुरानी कहावत दोहराई, कहते हैं कि वो एक ऐसी चिड़िया है जिसे काबू में करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन सच तो ये है कि अंत में वो हार मान ही लेती है। वो फिर से मेरे हाथों पर आकर बैठ जाती है और जब मैं उसकी मासूम आंखों में देखता हूँ तो वो एक जादुई गाना गाने लगती है, जैसे मुझे कोई बहुत पुरानी और खूबसूरत कहानी सुना रही हो। आर्यन ने अपनी नजरें लतिका पर टिका दी जो बड़ी मासूमियत से फूलों को अरेंज कर रही थी। उसने खुद से एक आखिरी सवाल पूछा, लेकिन लतिका, आखिर तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम भी उसी सुनहरी चिड़िया की तरह हो जिसे कैद तो किया जा सकता है, पर क्या तुम कभी मेरा पीछा करोगी? अध्याय 44, अनचाहा इनाम और हैट का रहस्य। फूलों को सजाते सजाते अचानक लतिका झटके से उठी और फूलदान वास की ओर देखते हुए बोली, अरे, इसमें तो पानी ही नहीं है। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। पानी डालने के बाद उसने जैसे तैसे फूलों को अरेंज किया और हिचकिचाते हुए कहा, सर, काम पूरा हो गया। क्या आपको ये पसंद आया? आर्यन को लतिका की वो बात याद आई कि उसे फूल सजाने नहीं आते। उसने उन बेतरतीब फूलों को देखा और मन में सोचा, मुझे लगता है कि ये सच कह रही थी, इसे वाकई ये काम नहीं आता। फिर उसने बिना किसी लाग लपेट के सीधे कहा, ये दिखने में काफी भयानक लग रहे हैं। लतिका शर्मिंदगी से लाल हो गई। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा सर, मैं अभी किसी माहिर नौकरानी को बुलाकर लाती हूँ जो इसे ठीक कर देगी। लेकिन आर्यन ने उसे रोक दिया, नहीं, रहने दो, यहीं बैठ जाओ। उसने लतिका के सामने खाने का एक बर्तन खिसकाया और आदेश देते हुए कहा, इसे खा लो। लतिका ने देखा कि उसके अंदर सैंडविच और पानी रखा हुआ था। उसे यूं उलझन में देखकर आर्यन सोचने लगा, ये ऐसा चेहरा क्यों बना रही है? क्या इसे अपने काम के बदले मिला ये इनाम पसंद नहीं आया? ये खाती और हंसती तो बहुत अच्छे से है, बिल्कुल खिली हुई धूप की तरह। मैंने यही प्लान किया था कि इसे इनाम के तौर पर कुछ ऐसा दूं जो इसके स्तर लेवल को शोभा दे। भले ही इसने फूल बहुत बुरे सजाए हों, पर आखिर इसने यहाँ तक आने की मेहनत तो की ही थी। लतिका वहीं शांत खड़ी रही और फिर धीमी आवाज में बोली, शुक्रिया सर, लेकिन मेरा पेट भरा है, मैं ठीक हूँ। अगर आपके पास मेरे लिए अब कोई और काम नहीं है तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? आर्यन ने ठंडी आह भरी और सोचा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, तो फिर तुम इसे मेरा एक एहसान समझकर खा लो। लतिका मन ही मन बुदबुदाई, मैं जानती हूँ ये कोई एहसान नहीं है, लेकिन मेरी भावनाओं से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं जितना मना करूंगी हालात उतने ही बिगड़ेंगे। अगर मैंने दोबारा इनकार किया तो शायद सिचुएशन और खराब हो जाए। यही बेहतर है कि मैं जल्दी से इसे निगल लूं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊं। लतिका को घबराहट हो रही थी। उसने पहले ही काफी कुछ खाया हुआ था, यहाँ तक कि डेजर्ट भी ले चुकी थी। ऊपर से गार्डन में इतनी दौड़ भाग की वजह से उसका गला सूख रहा था और पसीने से बुरा हाल था। उसे लग ही नहीं रहा था कि वो एक निवाला भी गले से नीचे उतार पाएगी। वो सोचने लगी, ये गुलाब लाने के लिए मिला छोटा सा तोहफा है या फिर फूल खराब सजाने के लिए मिली कोई नई सजावट। मुझे यकीन है कि ये दूसरी वाली बात ही होगी।
उसे सबसे ज्यादा बेचैनी इस बात से हो रही थी कि आर्यन उसे बिना पलक झपकाए घूर रहा था। लतिका को याद आया कि ये इंसान हमेशा से ऐसा ही था। जब वो छोटी थी तब भी ये उसे नीची नजरों से देखता था। तब से लतिका की यही कोशिश रहती थी कि अपना सिर झुकाए रखे और जितनी जल्दी हो सके उसकी नजरों से दूर हो जाए। पर अब बात बर्दाश्त के बाहर होती जा रही थी। तभी अचानक आर्यन उठा और लतिका के पास आकर उसकी कैप टोपी के रिबन को पकड़ लिया। आर्यन ने बड़ी अजीब सी टोन में कहा, लतिका, अगर तुम खुद को एक लेडी मानती हो तो तुम्हें ऐसी हैट्स नहीं पहननी चाहिए। ये कहते ही उसने एक झटके में उसकी हैट उतार दी और आगे कहा, खास तौर पर घर के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। लतिका एकदम सुन्न स्टन रह गई। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वो सोचने लगी, ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जब भी मैं किसी मुश्किल या बुरी स्थिति में होती हूँ, ये हमेशा मुझ पर हंसता है और इसी तरह मुझ पर हुक्म चलाता है। 46 यादों का भंवर और गहराता खतरा। जैसे ही आर्यन ने लतिका की हैट छीनी, लतिका का मन अतीत के उन काले सायों में डूब गया जिन्हें वो भूलना चाहती थी। उसे याद आने लगा वो खौफनाक मंजर जब उसके कजिन्स उसे बुरी तरह बुली किया करते थे। एक बार तो उन्होंने सारी हदें पार कर दी थीं और उसे गहरे पानी में धक्का दे दिया था। जब वो पानी में डूब रही थी और अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, वो डर आज भी उसकी रूह को कंपा देता है। लतिका ने मन ही मन खुद से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये अंधेरा, ये पानी, ये घुटन, मैं फिर से उसी बेबसी में नहीं जाना चाहती। तभी अचानक उसके दिमाग में एक प्यारी सी याद चमक उठी, रामू काका का मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसे याद आया जब रामू काका उसके लिए एक नई हैट लेकर आए थे। रामू काका, लतिका बेटा, दुकान में तो बहुत सारी टोपियां थीं, पर मुझे लगा ये तुझ पर खूब जंचेगी। अगर तुझे ये पसंद ना आए तो बता देना, हम दूसरी ले आएंगे। लतिका की आंखों में एक चमक आ गई थी। उसने बड़ी मासूमियत से पूछा था, क्या ये आपने खुद चुनी है रामू काका? ये तो बहुत प्यारी है, बहुत खास है। आखिर मैं इसे कैसे पहनूं, कहीं ये खराब न हो जाए। रामू काका, क्यों, तुझे ये वाकई पसंद आई? लतिका, पसंद? काका, ये तो मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। रामू काका, सिर पर हाथ फेरते हुए, ये तुझ पर बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्ची। अतीत की उन मीठी यादों ने जैसे लतिका को एक नई शक्ति दे दी। उसने अपनी सिसकियां रोकी, अपने चश्मे उतारे और उन्हें किनारे पर रख दिया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अपनी उस अनमोल याद को बचाने की जिद थी। बिना एक पल गंवाए लतिका उस ठंडी झील के पानी में उतरने लगी। किनारे पर खड़ा आर्यन उसे देख रहा था। उसके दिमाग में हलचल मच गई। आर्यन मन में, क्या ये पागल हो गई है? क्या ये सिर्फ उस मामूली सी टोपी के लिए गहरे पानी में जाने वाली है? इसे अंदाजा भी है कि इस झील का पानी कितना गहरा है। अगर ये 2 कदम और आगे बढ़ी तो ये सीधा नीचे डूब जाएगी। लेकिन लतिका को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ी और आखिरकार उसने उस हैट को अपने हाथों में पकड़ ही लिया। पर उसकी ये जीत बस पल भर की थी। अगले ही पल उसका पैर फिसला और वो अपना संतुलन खो बैठी। झील की गहराइयों ने उसे अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। आर्यन वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी, पर नजरों में बेचैनी। आर्यन मन में, कितनी बेवकूफ लड़की हो तुम। अगर तुम चुपचाप वो सैंडविच खा लेती और यहाँ से चली जाती तो कितना आसान होता सब कुछ। एक मामूली सी बात थी, पर तुमने मेरे निर्देशों को नहीं माना और देखो, आज तुम अपनी जान जोखिम में डाल चुकी हो। जैसे जैसे लतिका पानी में समाने लगी, सतह पर सिर्फ पानी के बुलबुले रह गए। आर्यन की नजरें अब भी वहीं जमी हुई थीं। अध्याय 47 झील की लहरें और सुलगती नफरत। झील के ठंडे पानी में लतिका की सांसें उखड़ रही थीं। जैसे ही वो डूबने लगी, आर्यन बिजली की तेजी से दौड़ता हुआ आया और बिना एक पल गंवाए पानी में कूद गया। उसने लतिका को कसकर पकड़ा और किनारे पर खींच लाया। बाहर आते ही लतिका बुरी तरह खांसने लगी। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। आर्यन उसे गौर से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये लड़की अभी डूबकर मरने वाली थी, लेकिन इस हालत में भी इसने उस मामूली सी हैट को अपनी जान से ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ है। आखिर ये हैट इसके लिए इतनी मायने क्यों रखती है? तभी अचानक आर्यन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वो हल्का सा हंसने लगा। लतिका ने जब उसकी हंसी सुनी तो वो सन्न रह गई। वो सोचने लगी, कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? जो कुछ भी हुआ वो सब इसकी गलती थी। इसी ने मेरी हैट पानी में फेंकी, इसी की वजह से मैं डूबने लगी थी और अब ये मुझ पर हंस रहा है। गुस्से में लतिका ने अपनी हैट को जोर जोर से झटकना शुरू कर दिया, जिससे पानी की बूंदें आर्यन के चेहरे पर गिरने लगीं। लतिका ने सोचा, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, ये पहले से ही भीगा हुआ है। अगर थोड़ा और पानी इस पर गिर गया तो इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो अपनी भीगी हुई ड्रेस को भी झाड़ने लगी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सब करने में काफी मजा आ रहा है। लतिका चौंक गई।
मजा? इसे लगता है कि मैं मजे कर रही हूँ। आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, लतिका, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो क्योंकि मैंने तुम्हें झील में डूबने से बचाया है। लतिका को लगा जैसे आर्यन पागल हो गया है। उसने अपनी पूरी तहजीब बटोरी और जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने की जरूरत पड़ती सर आर्यन, अगर आपने मेरी हैट को जानबूझकर पानी में नहीं फेंका होता। आर्यन खड़ा हुआ और तंज कसते हुए बोला, नहीं लतिका, ऐसा होता ही नहीं, अगर तुम मेरा दिया हुआ सैंडविच चुपचाप खा लेती। उसने फिर से लतिका पर पानी छिड़का और कहा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक मामूली टोपी के लिए बेवकूफों की तरह झील में कूद गईं, जबकि तुम जानती थी कि तुम्हें तैरना नहीं आता। लतिका का खून खौल उठा। उसे लगा जैसे वो गुस्से में अभी फट जाएगी, पर उसने खुद पर काबू रखा। उसने सोचा, मुझे शांत रहना होगा, ये इस इलाके का रईस और ताकतवर लॉर्ड है। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी कदम की वजह से रामू काका को कोई तकलीफ पहुंचे। लतिका ने झुककर बड़ी मुश्किल से कहा, मेरी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, फिर से कहो, लेकिन इस बार एक शालीन लेडी की तरह। लतिका ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं दूसरी अमीर औरतों की तरह बर्ताव नहीं कर पा रही। आर्यन उसके और करीब आया और बोला, फिर भी तुम्हें मेरे सामने एक लेडी की तरह पेश आने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक जेंटलमैन हूँ। लतिका ने बिना कुछ कहे अपनी हैट पहनी और सिर झुकाकर कहा, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बचाया। अब मुझे चलना चाहिए, उम्मीद है आपका दिन अच्छा बीते। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो इस इंसान से और कोई बहस नहीं करना चाहती। वो इसे खुद का मजाक बनाने की इजाजत और नहीं दे सकती थी। उसने खुद को दिलासा दिया, रो मत लतिका, ऐसे इंसान की वजह से तो बिल्कुल मत रो। आखिरकार लतिका उन ठंडी आंखों की कैद से आजाद हो गई जो झील के पानी की तरह ही सर्द और बेजान थी। वह जल्दी जल्दी अपने घर की ओर दौड़ने लगी। उसे अपना वो दिन याद आ गया जब वो पहली बार एक सोने का सिक्का लेकर घर लौटी थी, लेकिन इस बार उसकी हैट उसके बहते हुए आंसुओं को छुपाने के लिए काफी थी। वो बस जंगल की तरफ भागे जा रही थी ताकि अपनी घुटन को कहीं दूर छोड़ सके। भागते हुए अचानक उसकी आंखों के सामने वो मंजर आ गया जब उसने इत्तेफाक से आर्यन और काव्या को एक साथ देख लिया था। उस याद ने उसके दिल में लगी आग को और हवा दे दी। अध्याय 48, खोई हुई दृष्टि और यादों का जाल। लतिका जंगल के रास्ते भाग रही थी, पर उसकी आंखों के सामने रह रहकर वो पुराना मंजर आ रहा था। उसने एक बार आर्यन और काव्या को इसी जंगल में टहलते हुए देखा था। वो दृश्य किसी परी कथा, फेरी टेल जैसा था, एक खूबसूरत हसीना और एक रईस नौजवान। लतिका को आज भी समझ नहीं आता कि उस वक्त वह रुककर उन्हें क्यों देखने लगी थी। उस दिन एक तेज हवा के झोंके ने काव्या की हैट उड़ा दी थी और आर्यन ने बड़े जेंटलमैन की तरह झुककर उसे उठाया और वापस कर दिया था। लतिका ने तब सोचा था कि यह कितना सुंदर व्यवहार है, लेकिन आज उसी इंसान ने वही काम लतिका के साथ किया, पर एक बेहद ठंडे और पथरीले चेहरे के साथ, जैसे लतिका उसके लिए कोई मायने ही न रखती हो। लतिका फूट फूट कर रो रही थी। उसका दिल दुख रहा था और शरीर थकान से चूर था। वो सोचने लगी, सच में वो इंसान क्या है? वो चाहता था कि मैं उसे जान बचाने के लिए शुक्रिया कहूं, और उसका क्या मतलब था कि मैं एक लेडी की तरह व्यवहार करूं? गुस्से में उसने जमीन पर पड़े एक जंगली फल को लात मारी। फल दूर जा गिरा, लेकिन तभी लतिका को एहसास हुआ कि उसे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। वो घबरा गई। वो घर तो आ गई थी, पर अपने चश्मे ग्लासेस वहीं झील के किनारे भूल आई थी। अगले सीन में हम आर्यन को देखते हैं। वो बड़े आराम से अपने कमरे में बैठा है और उसके हाथ में लतिका के ग्लासेस हैं। वो मन ही मन कहता है, लगता है इसकी नजर वाकई कमजोर है। तभी बात करते हुए ये अपनी आंखें सिकोड़ लेती है। अचानक उसके दिमाग में उस छोटी बच्ची की तस्वीर उभरी जिसकी आंखों में एक अजीब सा अकेलापन और चमक थी। आर्यन ने एक सिगरेट जलाई। उसे याद आया कि उस बच्ची ने कहा था कि वो यहाँ सिर्फ कुछ वक्त के लिए रहेगी, पर आर्यन की दुनिया में अब वो बच्ची बड़ी होकर एक औरत बन चुकी थी। वो औरत जिसकी आंखों की चमक आज भी वैसी ही थी और जिसके पास से गुलाबों की वो ताजी खुशबू आ रही थी जिसने पूरी गर्मियों को महका दिया था। आर्यन ने धीमी आवाज में लतिका पुकारा और उन ग्लासेस को दराज ड्रॉर के अंदर रख दिया। दराज बंद होते ही वो यादें भी ओझल हो गईं। उसने शावर लिया, बाल संवारे और पूरी तरह से एक ड्यूक के रूप में तैयार होकर डिनर के लिए निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। इधर रामू काका लतिका को समझा रहे थे, बेटा मुझे लगता है कौवे ले गए होंगे, उन्हें चमकती चीजें बहुत पसंद होती हैं। याद है तुम्हारी वो हेयरपिन? लतिका ने उदास होकर कहा, हाँ काका, मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो मेरे 13वें जन्मदिन का तोहफा था। मुझे वो बहुत पसंद थी, पर पहले ही दिन कौवा उसे ले उड़ा। रामू काका बोले, मैंने उस दिन हर घोंसला चेक किया था पर वो नहीं मिली। खैर, अगर चश्मे नहीं मिले तो हम नए खरीद लेंगे। सब कुछ अपने ऊपर मत लो, मुझे बता दिया करो। लतिका ने सोचा कि उन्हें सच न बताना ही बेहतर है।
वो काका को ये कैसे बताती कि आर्यन ने उसकी हैट नदी में फेंक दी थी। उसने तय किया कि वो कल चुपचाप जाकर अपनी ग्लासेस ले आएगी। लेकिन अगले दिन जब वो उस जगह पहुंची तो वहां कुछ नहीं था। उसका रुमाल, हैंडकरचीफ तो वहीं था, पर चश्मे गायब थे। लतिका परेशान हो गई। आखिर चश्मे कहाँ गए? क्या सर आर्यन ने ले लिए? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वो भला मेरे चश्मे क्यों लेंगे? तभी उसे एक कौवा दिखा। वो चिल्लाई, ओए, क्या तुमने लिए हैं? बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? टक का घेरा और तीखी तकरार। कार्तिक काइल ने लतिका की उदासी देखी तो उसका दिल पसीज गया। उसने फौरन कहा, लतिका, क्या तुम्हें अभी तक वो ग्लासेस मिले? लतिका ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कार्तिक, बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। कार्तिक ने जोश में आकर कहा, लतिका, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नए ग्लासेस खरीद कर दे दूंगा। चलो अभी मेरे साथ शहर चलते हैं। लतिका चौंक गई। तुम खरीद कर दोगे और तुम्हारे साथ टाउन जाऊं? लेकिन क्यों? कार्तिक एकदम से झिझक गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे नहीं, मैंने जोश में आकर अपने इमोशन जाहिर कर दिए। मुझे पता है कि लतिका कितनी स्वाभिमानी है, वो कभी किसी से कुछ नहीं लेती। लतिका ने सलीके से जवाब दिया, कार्तिक, तुम्हारी इस सोच के लिए शुक्रिया, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैं अपने ग्लासेस खुद ढूंढ लूंगी। कार्तिक उसे चुपचाप देखने लगा। वो लतिका को बचपन से जानता था। वो जानता था कि एक बार लतिका जो ठान ले तो फिर पीछे नहीं हटती। उसके चेहरे पर वही पुराना जिद्दीपन था। अगले सीन में लतिका पेड़ों पर चढ़कर कौवे के घोंसलों को चेक करने लगती है। कार्तिक नीचे खड़ा था। उसने पूछा, क्या वहां कुछ मिला? लतिका ने हताश होकर कहा, नहीं, यहाँ भी नहीं है। तभी अचानक वहां बहुत सारे कौवे आ गए और लतिका पर हमला करने लगे। लतिका चिल्लाई, अरे अरे, शांत हो जाओ, मैं जा रही हूँ। वह दूसरे पेड़ की ओर बढ़ने लगी। उसने कार्तिक से कहा, कार्तिक, क्या तुम्हें घर नहीं जाना? तुम जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगी। पर कार्तिक तो बस उसके साथ वक्त बिताना चाहता था। उसने मना कर दिया और दोनों फिर से खोज में जुट गए। उसी वक्त वहां से सर आर्यन की आलीशान गाड़ी गुजर रही थी। बटलर ने बाहर झांककर पूछा, ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? ड्राइवर ने जवाब दिया, मैंने सुना है कि किसी कौवे ने लतिका के ग्लासेस चुरा लिए हैं, इसलिए वो पागलपन की हद तक उन्हें ढूंढ रही है। मेंशन में अफवाहें तो वैसे भी आग की तरह फैलती थीं। आर्यन ने गाड़ी के अंदर बैठे बैठे सोचा, एक कौवा? क्या उसे याद नहीं कि उसने अपने चश्मे कहाँ छोड़े थे? वो सच जानते हुए भी अनजान बन रही है, या फिर सच का सामना नहीं करना चाहती। तभी लतिका की नजर भी आर्यन पर पड़ी। उसने सोचा, सर आर्यन मुझे इस तरह क्यों देख रहे थे? खैर, अभी मेरा फोकस सिर्फ चश्मों पर होना चाहिए। मेरे पास दो ही सस्पेक्ट संदिग्ध हैं, एक वो कौवा और एक सर आर्यन। 2-4 दिन बीत गए। लतिका और कार्तिक जंगल छानते रहे। आर्यन ये सब देख रहा था, पर ऐसा दिखा रहा था जैसे उसने कुछ नोटिस ही नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे वह लतिका की इस बेवकूफी से चिढ़ने लगा। कुछ दिनों बाद आर्यन अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर रिवर साइड वाले बंगले पर आया। बटलर ने उसका कोट लिया और बताया कि आज मार्क्स लिंडमैन आने वाले हैं। आर्यन ने कहा कि वो उम्मीद से जल्दी आ रहे हैं। बटलर ने जानकारी दी कि मैडम चाहती हैं कि आर्यन लंच में उनके साथ शामिल हों। आर्यन की नजरें खिड़की के बाहर खड़ी लतिका पर टिकी थीं। उसने कहा, ठीक है। बटलर के जाते ही लतिका कमरे में दाखिल हुई। उसने झिझकते हुए कहा, माफ कीजिएगा सर, मैं अचानक यहाँ आ गई। आर्यन ने रूखेपन से पूछा, बताओ क्या काम है? लतिका कुछ पूछना ही चाहती थी कि आर्यन का फोन बज उठा। वो फोन पर बिजनेस की बातें करने लगा। लतिका उसे गौर से देखने लगी। उसने सोचा, हार्ट फैमिली का बिजनेस इतना बड़ा है तो इनका बिजी होना लाजिमी है, पर मुझे हैरानी इस बात की होती है कि सर आर्यन हमेशा इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं। उनका पोस्चर, उनकी आवाज, सब कुछ इतना कंट्रोल में होता है कि कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लोग उन्हें बेकार ही एडमायर नहीं करते। फिर उसे अपना असली मकसद याद आया। मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ। एक तरफ मैं इन्हें सस्पेक्ट मान रही हूँ और दूसरी तरफ इनकी तारीफ कर रही हूँ। क्या कोई चोर खुद बताएगा कि उसने चोरी की है? इससे अच्छा तो मैं कौवों के घोंसले ही देख लेती। लतिका ने धीरे से कहा, सर अब मैं चलती हूँ। पर आर्यन ने फोन हाथ से ढककर कहा, इंतजार करो। कुछ देर बाद कॉल खत्म हुआ। आर्यन मुड़ा और पूछा, हाँ तो क्या पूछना चाहती थी तुम? लतिका ने हिम्मत जुटाई, सर जिस दिन मैं पानी में कूदी थी उस दिन मैंने अपने ग्लासेस वहीं डेक पर छोड़ दिए थे। क्या आपने उन्हें देखा है? आर्यन ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, किसे पता, हो सकता है मैंने देखा हो, या हो सकता है मैंने उन्हें छुपा दिया हो। लतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या आपने मेरे ग्लासेस छुपा दिए? उसके मन में गुस्सा उबलने लगा। क्या ये फिर से मुझे परेशान कर रहे हैं? उसने तमतमाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता सर आर्यन कि आप ऐसा कुछ करेंगे। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी
और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? लतिका ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, इसलिए क्योंकि ऐसा करना बहुत ही घटिया और बुरा ईविल काम होगा सर आर्यन। अध्याय 51, अधूरा संवाद और शिकारी का खेल। कमरे के अंदर सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठा था और लतिका उसके ठीक सामने खड़ी थी। दोनों की आंखों में एक दूसरे को परखने की कोशिश साफ दिख रही थी। लतिका ने हिम्मत जुटाकर अपनी बात आगे बढ़ानी चाहिए। आर्यन, तुम आखिर चाहते क्या हो? ये बेरुखी, ये नजदीकियां, क्या है ये सब? आर्यन ने अपनी ठंडी नजरें उस पर टिका दी और धीरे से मुस्कुराया। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मुख्य बटलर रामदीन तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। उसने झुककर कहा, माफ कीजिएगा हुजूर बीच में दखल देने के लिए, लेकिन एक बेहद जरूरी काम आ गया है। आपको अभी इसी वक्त ऑफिस के लिए निकलना होगा। गाड़ी बाहर तैयार खड़ी है साहब। आर्यन के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसने लतिका की ओर एक आखिरी रहस्यमयी नजर डाली और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। लतिका वहीं खड़ी रह गई। उसके मन में सवालों का सैलाब था, पर अब जवाब देने वाला चला गया था। उसे एक गहरा अफसोस हुआ कि मौका हाथ से निकल गया। वो भी भारी मन से अपना बैग उठाकर उस कमरे से बाहर निकल गई। महफिल और बेपरवाह शिकारी। पार्टी का शोर अपने चरम पर था। आलीशान मेंशन आज रोशनी से जगमगा रहा था। ऊंचे घराने के लोग जमा थे और हर तरफ हंसी मजाक की आवाजें आ रही थीं। काव्या के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। वो पास खड़े एक मेहमान, जिसका नाम रजत था, उससे बात कर रही थी। काव्या ने आर्यन की तरफ देखते हुए कहा, रजत, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम आर्यन की इस प्राइवेट पार्टी में भी अपनी बिजनेस मीटिंग्स लेकर आ जाओगे। रजत ने अपनी ड्रिंक का घूंट लिया और हंसते हुए बोला, अरे, मुझे लगता है हमारे साहब अब काफी दयालु हो गए हैं, खासकर तब जब बात उनकी होने वाली मंगेतर की पसंद की हो। काव्या ने उसे टोकते हुए कहा, रजत, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर चुके हो। अभी तक हमारी सगाई नहीं हुई है, इसलिए आर्यन को उनके निकनेम से बुलाना बंद करो। तभी रजत की नजर कोने में रखे एक सुनहरे पिंजरे पर पड़ी। वो चौंक कर चिल्लाया, अरे, ये क्या है? एक चिड़िया का पिंजरा यहाँ? आर्यन, तुम्हें क्या हो गया है? तभी उस पिंजरे का दरवाजा खुला और उसमें से एक छोटी सी सुनहरी चिड़िया फुदक कर बाहर निकली। वो सीधे उड़कर आर्यन के हाथ पर जाकर बैठ गई। आर्यन बड़े ही सुकून से अपनी उंगलियों से उसके सिर को सहलाने लगा। रजत ठहाका मारकर हंसा। वो आर्यन, जो परिंदों का शिकार करने के लिए मशहूर है, वो अचानक उन्हें दाना कैसे खिलाने लगा? सच कहूं तो मुझे इस बेचारी चिड़िया के लिए बुरा लग रहा है। नादान परिंदा, इसे नहीं पता कि ये किसके हाथ पर बैठी है। ये उस इंसान को अपना दोस्त समझ रही है जो एक बेरहम शिकारी है। रजत ने मुड़कर काव्या की तरफ देखा। काव्या, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये चिड़िया बेवकूफ है या बदकिस्मत? काव्या ने गहरी नजरों से आर्यन और उस चिड़िया को देखा। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है इस स्थिति में ये दोनों ही बातें फिट बैठती हैं। आर्यन, क्या तुमने इस नन्ही जान को कोई नाम दिया है? आर्यन ने चिड़िया की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, आजाद। अध्याय 52, शिकारी की परछाई और अनकहा डर। अंधेरे कमरे के सन्नाटे में जब आर्यन की भारी आवाज गूंजी तो लतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। रंगे हाथों पकड़े जाने के डर और शर्म से वो पानी पानी हो गई। हड़बड़ाहट में उसके हाथ से उसका स्कार्फ छूटकर नीचे गिर गया। वो उसे उठाने के लिए झुकी, तभी आर्यन अंधेरे से निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। आर्यन के चेहरे पर एक गहरी और जानलेवा मुस्कान थी। उसने लतिका की घबराहट का लुत्फ उठाते हुए कहा, लतिका, देखा जाए तो तुम मेरी काया के हर हिस्से को देख चुकी हो। अब जब मैं तुम्हें इस पारभासी नाइट गाउन में देख रहा हूँ तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही हो? लतिका का चेहरा शर्म से अंगारे की तरह लाल पड़ गया। उसे फौरन वो दिन याद आ गया जब उसने अनचाहे में आर्यन को बिना कपड़ों के देख लिया था। उसने हकलाते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैं आपको देखना चाहती थी, बस मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। आर्यन एक कदम और करीब आया। उसकी सांसों की गर्मी लतिका महसूस कर पा रही थी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ? फिलहाल मेरे पास भी कोई और विकल्प नहीं है। लतिका ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो जानती थी कि इस वक्त वो कमजोर पड़ रही है। उसने नजरें झुकाकर मिन्नत की, मेरा वो मतलब नहीं था साहब, मुझे माफ कर दीजिए। आर्यन ने तंज कसा, अचानक तुम एक शालीन स्त्री की तरह व्यवहार क्यों करने लगी? तुम तो ऐसी नहीं थी। लतिका ने हिम्मत जुटाकर पलटकर कहा, भले ही मैं एक शालीन स्त्री न हूं, पर आप तो हमेशा एक सज्जन पुरुष रहेंगे ना? आर्यन लतिका के इतना करीब आ गया कि उनके बीच की दूरी खत्म होने लगी। उसने लतिका की कमर के पास हाथ टिकाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता लतिका,
शायद मैं वैसा सज्जन हूं ही नहीं जैसा तुम सोच रही हो। लतिका की नजरें मेज की दराज में रखे चश्मों पर थीं। उसने भर्राई आवाज में कहा, नहीं साहब, आप वाकई इस पूरे इलाके के सबसे बड़े सज्जन हैं। प्लीज मेरे चश्मे वापस कर दीजिए। एक हसीन गुनाह। आर्यन ने धीरे से दराज से चश्मे निकाले। उसने अपने मजबूत हाथों से लतिका के कोमल चेहरे को थामा। जैसे ही उसकी उंगलियां लतिका की त्वचा से छुईं, आर्यन के भीतर एक अजीब सी तड़प जाग उठी। बिना चश्मे के लतिका की हरी आंखें किसी झील की तरह गहरी लग रही थीं। आर्यन उसे गौर से देखने लगा। वो छोटी सी बच्ची अब एक बेइंतहा खूबसूरत और जवान औरत बन चुकी थी। उसकी सुराहीदार गर्दन और उसका खिलता हुआ रूप आर्यन को पागल कर रहा था। आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से लतिका को चश्मे पहनाए, लेकिन हाथ पीछे नहीं हटाए। उसका मन चीखकर कह रहा था, ये कितनी हसीन है, क्या मैं इस आकर्षण के आगे हार मान जाऊंगा? उसने लतिका के होठों की थरथराहट देखी और खुद पर काबू खो दिया। उसने झुककर धीरे से लतिका के होठों को चूम लिया। वो एक छोटा लेकिन गहरा चुंबन था। लतिका का शरीर पत्थर की तरह जम गया। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो इस एहसास से इतनी घबरा गई कि जैसे ही आर्यन ने अपनी पकड़ ढीली की, वो वहां से बेतहाशा दौड़ती हुई बाहर निकल गई। यादों का पहरा। घर पहुंचकर लतिका ने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया, लेकिन उसके होठों पर अब भी आर्यन के स्पर्श की गर्मी बाकी थी। उसे बार बार आर्यन की वो भूखी आंखें और उसके गर्म हाथ याद आ रहे थे। उसने खुद से वादा किया कि वो अब उसे कभी नहीं देखेगी। अगले 10 दिनों तक लतिका ने आर्यन को पूरी तरह नजरअंदाज किया। वो बागीचे में तभी जाती जब उसे यकीन होता कि आर्यन वहां नहीं है। उसके बचपन के दोस्त कार्तिक ने ये बदलाव महसूस किया। कार्तिक ने पूछा, लतिका, क्या तुम कपड़े धोने जा रही हो? चलो साथ चलते हैं, फिर नदी किनारे टहलेंगे। लतिका ने बहाना बनाया, नहीं कार्तिक, फिर कभी, अभी काम बहुत है। कार्तिक ने चिढ़ते हुए कहा, अजीब बात है, चश्मे मिलने के बाद तो तुम्हें और घूमना चाहिए था, पर तुम तो घर में कैद हो गई हो, और तुम इन्हें पहनती क्यों नहीं? लतिका ने झूठ कह दिया कि उसे खोने का डर है। खूनी खेल और फिर वही मुलाकात। तभी दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। शिकारियों का एक झुंड लौट रहा था। आर्यन सबसे आगे था। उसकी तेज नजरें सीधे लतिका पर पड़ी। लतिका घबराकर सूख रहे कपड़ों के पीछे छिप गई। वो सोच रही थी, तारांकन, बस कुछ दिन और। जैसे ही इसकी सगाई काव्या से हो जाएगी, यह वापस शहर चला जाएगा। शाम को शिकार खत्म होने पर आर्यन ने अपने साथियों को विदा कर दिया और खुद टहलने लगा। उसने एक पेड़ पर बैठी चिड़िया पर निशाना साधा। धाएं! चिड़िया बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। आर्यन को आज का शिकार बहुत सुकून दे रहा था, क्योंकि वो चिड़िया भी लतिका की तरह भागने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब सब शांत हुआ, लतिका अपना फावड़ा लेकर वहां पहुंची। वहां मरी हुई चिड़ियों का ढेर देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बुदबुदाई, मुझे इस इंसान से नफरत है, और इसकी इस खूनी आदत से भी। वो एक एक करके चिड़ियों के लिए मिट्टी खोदकर उन्हें दफनाने लगी। जैसे ही उसने आखिरी चिड़िया को दफनाया और जाने के लिए मुड़ी, वो सन्न रह गई। सामने घने अंधेरे में हाथ में बंदूक थामे आर्यन खड़ा था, और उसकी आंखें सीधे लतिका के वजूद को चीर रही थीं। अध्याय 53, शिकार और बेबस परिंदे। लतिका जैसे ही मुड़ी, उसके सामने आर्यन खड़ा था। उसे वहां देख लतिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सोचने लगी कि क्या ये सब जानबूझकर किया गया था? क्या आर्यन को पता था कि वो इन मृत परिंदों को दफनाने जरूर आएगी? तभी लतिका की नजर एक छोटी चिड़िया पर पड़ी, जिसके पैरों में उसने खुद लाल धागा बांधा था। ये वही नन्हा परिंदा था जो सर्दियों के बाद लौटकर आया था। लतिका की आंखों में आंसू आ गए। सिर्फ एक आदमी के मनोरंजन के लिए इन मासूमों की जान ले ली गई। आर्यन ने ठंडे लहजे में कहा, अपना काम जारी रखो लतिका, तुम्हें ये सब खत्म भी करना है। लतिका उस चिड़िया को हाथ में लेकर रोने लगी। आर्यन ने पूछा, तो ये धागे तुमने बांधे थे, पर क्यों? लतिका ने सिसकते हुए जवाब दिया, मैं दुआ कर रही थी कि जो परिंदे चले गए हैं वो घर लौट आएं, पर मैं उन्हें इस हाल में दोबारा नहीं देखना चाहती थी। आर्यन ने बेरुखी से कहा, इसमें गलत क्या है? ये मेरी जमीन है और मेरा शिकारगाह है। मैं बस अपने जंगल के पक्षियों का शिकार करता हूँ। लतिका ने पलटकर कहा, पर उन पक्षियों को ये नहीं पता। उनके लिए ये उनका घर है, जहाँ वो पैदा हुए और बड़े हुए। वो मीलों का सफर तय करके यहीं लौटते हैं। आर्यन ने सवाल किया, मैं मामूली पक्षियों की भावनाओं की परवाह क्यों करूं? लतिका को अपने बचपन के वो दिन याद आ गए जब वो ट्रेन में अकेली और डरी हुई थी, पर अब उसके अंदर हिम्मत थी। उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा शिकार था? माफ कीजिए, शायद मैं अपनी औकात से ज्यादा बोल गई। आर्यन ने उससे पूछा कि उसे पक्षियों से इतना लगाव क्यों है। लतिका ने बताया कि बचपन में जब वो अकेली थी, तब ये पक्षी ही उसके साथी थे। वो जहां जाती वो उसके साथ आते। उसके लिए पक्षी आजादी का प्रतीक थे। तभी आर्यन ने अपनी बंदूक की नली लतिका की तरफ कर दी।
लतिका सहम गई। पेड़ की टहनी पर एक और पक्षी बैठा था। लतिका ने पूछा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे ये सजा दे रहे हैं? आर्यन ने कहा, ये सजा नहीं है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ और तुम्हें अपना काम करना है। आर्यन ने अपनी घड़ी निकालकर समय देखा और कहा, मैं चाहता हूँ कि दुनिया की हर चीज अपनी सही जगह पर रहे, वहां से कहीं भाग न पाए। तुम भी अपनी जगह पर रहो। लतिका उलझन में थी कि उसकी जगह आखिर है क्या। आर्यन के लिए लतिका बस एक अनाथ लड़की थी जिसे उसकी हैसियत के हिसाब से एक शिक्षिका बनकर रहना चाहिए था। आर्यन एक ऐसी दुनिया से था जहां सब कुछ उसके हुक्म से चलता था। उसे लतिका को रोते देखना अच्छा लगता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरती से रोती थी। उसके लिए लतिका का दुख सिर्फ एक मनोरंजन था। अध्याय 54, साजिश और न्योता। अमलतास महल में पार्टी चल रही थी। काव्या आर्यन के पास आई और उसके शिकार की तारीफ करने लगी। उसने कहा कि वो शादी के बाद इस महल में मेहमानों की मेजबानी करने का अभ्यास करना चाहती है। आर्यन ने उसे अपनी मर्जी के अनुसार काम करने की अनुमति दे दी। अगली सुबह लतिका हमेशा की तरह रामू काका के साथ बगीचे में काम कर रही थी। काव्या ने लतिका को कुछ फूल लाने के लिए कहा। जब लतिका फूल लेकर आई तो काव्या की सहेलियों ने लतिका के बारे में कड़वी बातें की। उन्होंने कहा कि लतिका बहुत घमंडी है और उसे अपनी जगह नहीं पता। काव्या ने दिखावे की दया दिखाते हुए कहा, हमें उसके प्रति दयालु होना चाहिए। काव्या मन ही मन लतिका से ईर्ष्या करती थी क्योंकि लतिका का स्वाभिमान किसी राजकुमारी जैसा था। वो लतिका को नीचा दिखाने के लिए एक ऐसी योजना बना रही थी जिसे लतिका कभी भूल न पाए। काव्या ने लतिका को अपनी स्नातक पार्टी का निमंत्रण कार्ड दिया और कहा, इसे मेरी तरफ से अपना ग्रेजुएशन गिफ्ट समझो। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पार्टी में जरूर आओ। लतिका और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे। लतिका इस न्योते को ठुकरा नहीं सकी। इधर शहर में आर्यन एक जौहरी की दुकान के पास रुका और उसकी नजर एक बेहद खूबसूरत हरे रंग के हार पर पड़ी। दूसरी तरफ मौसी रामू काका के घर आई हुई थी और बहुत गुस्से में थी। उन्हें पता चला था कि लतिका को अमीरों की पार्टी में बुलाया गया है। मौसी ने कहा, वो लोग लतिका को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ सब रईस औरतें होंगी। लतिका को वहाँ कितना बुरा महसूस होगा। रामू काका ने कहा कि लतिका बहादुर बच्ची है, वो जाएगी और वापस आ जाएगी। मौसी ने जिद की कि लतिका के लिए एक बहुत सुंदर ड्रेस खरीदनी होगी ताकि कोई उसे नीचा ना दिखा सके। रामू काका ने दराज से पैसों का थैला निकाला। मौसी ने और पैसे मांगे ताकि लतिका के लिए गहने भी खरीदे जा सके। उन्होंने तय किया कि वो लतिका को किसी राजकुमारी की तरह सजाकर भेजेंगे। जब लतिका घर लौटी तो रामू काका ने उससे पार्टी के बारे में पूछा। लतिका ने कहा कि वो कार्तिक और उसके पिता के साथ थोड़ी देर के लिए जाएगी। रामू काका ने जब ड्रेस की बात की तो लतिका ने मना कर दिया क्योंकि वो किसी का कर्ज नहीं लेना चाहती थी। रामू काका समझ गए कि लतिका उन्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वो चुप हो गए। अध्याय 55, बीते कल की परछाइयां और पार्टी का दिन। उस रात लतिका सो रही थी पर एक डरावने सपने ने उसे जगा दिया। वो अपने बचपन के उन दिनों में पहुंच गई थी जब उसे एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदार के घर भेजा जाता था। उसे हमेशा छोड़ दिए जाने का डर रहता था। उसने रोने के बजाय मुस्कुराने की कला सीख ली थी क्योंकि दुनिया को रोते हुए अनाथ बच्चे पसंद नहीं थे। उसे वो दिन याद आया जब वो पहली बार रामू काका से मिली थी। उनकी आंखों में जो ममता थी, उसने लतिका को एक घर दे दिया था। आज अमलतास महल में पार्टी का दिन था। लतिका घबराई हुई थी पर वो रामू काका को दुखी नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि वो चुपचाप जाएगी और जल्दी लौट आएगी। रामू काका ने लतिका को वो सुंदर ड्रेस दिखाई जो उन्होंने और मौसी ने मिलकर ली थी। लतिका ने जब रामू काका का प्यार देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। महल में पार्टी शुरू हो चुकी थी। रोशनी और संगीत से पूरा परिसर गूंज रहा था। कार्तिक लतिका को लेने पहुंचा। लतिका ने जब वो ड्रेस पहनी तो वो सचमुच किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। कार्तिक उसे देखकर दंग रह गया। दोनों जैसे ही महल के द्वार पर पहुंचे, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। काव्या अपनी सहेलियों के साथ खड़ी लतिका का इंतजार कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि एक साधारण लड़की इस रईस माहौल में कैसे खुद को संभालती है। आर्यन भी वहां मौजूद था। उसकी नजरें भीड़ में लतिका को ढूंढ रही थीं। जैसे ही लतिका ने हॉल में कदम रखा, आर्यन की नजरें उस पर जम गईं। उसने वही हरे रंग का हार पहन रखा था जो आर्यन ने दुकान में देखा था। पार्टी का माहौल बहुत ही भव्य था, लेकिन लतिका के मन में एक ही बात चल रही थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। उसे नहीं पता था कि ये शाम उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लाने वाली है। महल की सीढ़ियों से उतरते हुए उसे आर्यन की उन ठंडी और गहरी आंखों का एहसास हुआ जो उसे दूर से ही देख रही थीं। 55, छिपा हुआ उपहार और षड्यंत्र। महल के एक सजीले कमरे में आर्यन अपनी पार्टी के लिए तैयार हो रहा था। उसका विश्वास पात्र सेवक हसन पास आकर खड़ा हुआ और धीरे से बोला, साहब, जैसा आपने कहा था, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।
मौसी 1 घंटा पहले ही निकल चुकी हैं और सारा सामान जल्द ही कैबिन पर पहुंचा दिया जाएगा। आर्यन ने सिगरेट का कश लेते हुए सिर हिलाया। वो मन ही मन सोच रहा था कि काव्या ने लतिका को इस पार्टी में बुलाकर बड़ी चतुराई दिखाई है। आर्यन जानता था कि काव्या का मकसद लतिका की मदद करना नहीं बल्कि उसे नीचा दिखाना है। वो लतिका को एक अनाथ और मामूली लड़की के रूप में सबके सामने पेश करना चाहती थी ताकि लोग उस पर तरस खाएं और काव्या की महानता के गुण गाएं। आर्यन को ये तमाशा मनोरंजन भरा लग रहा था, लेकिन उसने तय किया कि वो इस खेल को इतना आसान नहीं रहने देगा। उसने हसन को आदेश दिया कि जो महंगे तोहफे वो लाया था उन्हें चुपके से रामू काका के घर पहुंचा दिया जाए। इधर रामू काका के छोटे से घर में जब बक्सों का ढेर लगा तो लतिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूछा, रामू काका, आपने इन सब पर कितने पैसे खर्च कर दिए? रामू काका खुद हैरान थे। उन्हें लगा कि शायद मौसी ने उनके दिए पैसों का बेतहाशा इस्तेमाल किया है। वहाँ जूते, दस्ताने और सबसे कीमती एक हरे रंग का पन्ने का हार था। रामू काका ने लतिका को चुप कराने के लिए डांटते हुए कहा, मैंने सब संभाल लिया है, तुम बहुत चिंता करती हो। अगर तुम इन्हें पहनकर पार्टी में नहीं गई तो मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखूंगा। लतिका अपने काका के इस गुस्से से डर गई। रामू काका बाहर आकर बैठ गए और खुद को कोसने लगे कि उन्होंने बेचारी बच्ची को इतना बुरा भला क्यों कहा। तभी वहां कार्तिक काइल सज धज कर पहुंचा। रामू काका को वो आज एक परिपक्व नौजवान लग रहा था। उन्होंने कार्तिक का हाथ पकड़कर कहा, लतिका की जिम्मेदारी आज तुम्हारी है, उसे प्रोटेक्ट करना। तभी दरवाजा खुला और लतिका बाहर आई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कार्तिक उसे देखता ही रह गया। लतिका ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं अजीब लग रही हूँ? कार्तिक ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया, नहीं लतिका, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज के लिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारा पार्टनर हूँ। अध्याय 56। महफिल में आकर्षण और संदेह की सुगबुगाहट। जैसे ही कार्तिक और लतिका ने अमलतास महल की पार्टी में कदम रखा, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। आर्यन दूर खड़ा लतिका को देख रहा था। उसने सोचा कि हसन ने अपना काम बखूबी किया है। लतिका का सादगी भरा श्रृंगार और उसके गले में चमकता वो हरा हार उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा था। आर्यन को याद आया कि ये हार उसने एक दुकान पर देखा था और उसे लगा था कि ये सिर्फ लतिका की आंखों के लिए ही बना है। दूसरी तरफ काव्या अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। उसने जानबूझकर लतिका को सबके सामने बुलाया और परिचय देना शुरू किया। मिलिए, ये है मेरी सहेली लतिका। ये अमलतास महल के माली के पास पली बढ़ी है। ये एक अनाथ थी जिसे महल के मालिकों ने रहने की अनुमति दी। काव्या की सहेलियां कानाफूसी करने लगीं कि एक अनाथ लड़की यहाँ क्या कर रही है। काव्या ने महानता का ढोंग करते हुए कहा, भले ही इसकी परिस्थिति कैसी भी हो, पर ये बहुत ईमानदार है और जल्द ही एक टीचर बनने वाली है। तभी आर्यन वहां पहुंचा। काव्या ने गर्व से आर्यन को लतिका से मिलवाया। लतिका ने नजरें नीचे कर लीं और उसके हाथ कांपने लगे। काव्या ने गौर किया कि लतिका जो अब तक शांत थी, आर्यन के सामने आते ही ब्लश करने लगी है। काव्या के मन में संदेह का बीज पनपने लगा। उसे याद आया कि शिकार वाले दिन आर्यन जंगल से बहुत देर से वापस आए थे और सबसे बड़ी बात, लतिका के गले में जो हीरा और पन्ने का हार था वो कोई मामूली जौहरी नहीं बना सकता था। काव्या को शक हुआ कि क्या ये हार आर्यन ने उसे दिया है। तभी कार्तिक बीच में आया और लतिका का हाथ पकड़कर बोला, माफ कीजिएगा, मैं अपनी पार्टनर को अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। काव्या ने हैरानी से पूछा, तो कार्तिक आज तुम्हारा पार्टनर है? कार्तिक उसे वहाँ से ले गया। काव्या सोच में पड़ गई कि एक डॉक्टर का बेटा इतना महंगा हार कैसे खरीद सकता है। उसने आर्यन से पूछा, आर्यन, ये हार लतिका पर बहुत जंच रहा है ना? आर्यन ने संक्षिप्त में जवाब दिया, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। आर्यन की आंखों के भाव पढ़कर काव्या का शक यकीन में बदलने लगा। अध्याय 57। बालकनी का सन्नाटा और संगीत की गूंज। कार्तिक लतिका को भीड़ से दूर बालकनी में ले गया। लतिका ने चैन की सांस ली और कार्तिक को धन्यवाद दिया। कार्तिक गुस्से में था। उसने पूछा, लतिका, तुम इतनी शांत कैसे रह सकती हो? वो लोग तुम्हारी बेइज्जती कर रहे थे, तुम्हें एक वस्तु की तरह देख रहे थे। लतिका ने शांति से कहा, कोई बात नहीं कार्तिक, उन्होंने जो कहा वो सच ही तो है। मैं अनाथ हूँ और रामू काका पर बोझ हूँ। हर इंसान की अपनी सोच होती है। लतिका ने कार्तिक से कहा कि वो अपनी माँ के पास जाए क्योंकि उसे बहुत से लोगों से मिलना होगा, लेकिन कार्तिक ने जिद की कि वो आज लतिका के साथ ही रहेगा। तभी कार्तिक की माँ वहाँ आ गई और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगी। उन्होंने कहा कि शहर के बड़े रईस उससे मिलना चाहते हैं। लतिका ने कार्तिक को अपनी माँ की बात मानने को कहा। कार्तिक ने जाते जाते कहा, मैं वापस आऊंगा लतिका, तुम यही मेरा इंतजार करना। अब लतिका बालकनी में अकेली खड़ी थी। महल के अंदर से मधुर संगीत की आवाजें आ रही थीं। वह ठंडी हवा के झोंकों को महसूस करते हुए संगीत में खो गई। उसे अकेलापन महसूस हो रहा था,
लेकिन वो भीड़ में जाने से डर रही थी। वो बस खड़ी होकर कार्तिक के आने का इंतजार करने लगी। उसे लग रहा था कि आज की रात बहुत लंबी होने वाली है। महल की ऊंची दीवारों और चमकते झूमरों के बीच वो खुद को एक ऐसे संसार में पा रही थी जो उसका नहीं था, फिर भी आज वो उसी का हिस्सा थी। अध्याय 58 कड़वी हकीकत और बालकनी का मंजर। अमलतास महल की बालकनी में खड़ी लतिका आईने में खुद को निहार रही थी। उसे रामू काका की बातें याद आ रही थी कि भले ही ये ड्रेस महंगी ना हो, पर वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं। लतिका को वो ड्रेस बादलों जैसी कोमल और खूबसूरत लग रही थी। उसने सोचा कि काव्या भले ही इस हार की बनावटी तारीफ कर रही हो या उस पर दया दिखा रही हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ये हार अनमोल था, क्योंकि ये उसके काका का प्यार था। तभी वहां आर्यन और काव्या आ पहुंचे। लतिका ने झट से अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। काव्या सुहाने मौसम की तारीफ कर रही थी, लेकिन आर्यन ने बेरुखी से कहा कि उसे गर्मियों का मौसम पसंद नहीं है। काव्या उसकी इस उदासीनता की कायल थी। वो आर्यन के और करीब आई और उसने उसे चूमने किस करने के लिए कहा। आर्यन ने काव्या की गर्दन को छुआ, लेकिन तभी उसके दिमाग में लतिका के चेहरे का वो अक्स उभर आया जब उसने उसे छुआ था। आर्यन ने लतिका को बालकनी के कोने में खड़े देखा और जानबूझकर लतिका की आंखों में देखते हुए काव्या को चूमना शुरू कर दिया। लतिका को गहरा झटका लगा। उसे आर्यन के हाथों का स्पर्श याद आने लगा और वो शर्म से लाल होकर वहां से गार्डन की तरफ भाग गई। लतिका के जाने के बाद आर्यन रुक गया और काव्या ने एक तिरछी नजर लतिका के पीछे भागते हुए साई पर डाली। लतिका गार्डन में आकर रोने लगी। अचानक उसकी नजर अपने जूतों पर पड़ी, जिन पर खून के धब्बे लग गए थे। वो घर जाना चाहती थी, पर उसने कार्तिक से वादा किया था कि वो उसका इंतजार करेगी। वो सोचने लगी कि आर्यन और काव्या के लिए शायद लोग सिर्फ फर्नीचर की तरह हैं, जिन्हें होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता। पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि आर्यन उसे देखते हुए ऐसा क्यों कर रहा था। महल के भीतर बड़ी मालकिन और कार्तिक की माँ साथ बैठे थे। बड़ी मालकिन ने कार्तिक के पिता के काम की तारीफ की। उन्होंने कार्तिक की माँ को एक रईस और ऊंचे खानदान की लड़की के बारे में बताया और इशारा किया कि वे दोनों परिवारों का रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। कार्तिक की माँ खुश हो गईं, क्योंकि ये उनके बेटे के भविष्य के लिए बड़ा मौका था। पर वो जानती थी कि कार्तिक का दिल उस अनाथ लड़की लतिका में अटका है। उन्होंने तय किया कि वो खुद सब संभाल लेंगी। आर्यन ये सब देख रहा था और उसे समझ आ गया था कि एक माँ की उम्मीदें बेटे के प्यार पर भारी पड़ेंगी। कार्तिक एक अच्छे बेटे की भूमिका निभाते हुए लतिका को पीछे छोड़ देगा। अध्याय 59 टूटे हुए वादे और शिकारी का संतोष। लतिका गार्डन में कार्तिक का इंतजार करते करते सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने सामने आर्यन को बैठा पाया। आर्यन ने लतिका के पैरों से उतरे हुए जूते हाथ में ले रखे थे, जिन पर खून लगा था। लतिका ने घबराकर अपने जूते वापस मांगे। आर्यन ने एक क्रूर शर्त रखी, लतिका, अगर तुम चाहती हो कि मैं इन्हें वापस करूं तो मेरे लिए रो। लतिका की आंखों में गुस्से और बेबसी के आंसू आ गए। उसने सोचा कि आर्यन को उसे परेशान करने में इतना मजा क्यों आता है। आर्यन ने तंज कसते हुए कहा कि जिस कार्तिक का वो इंतजार कर रही है वो वापस नहीं आएगा। लतिका ने विश्वास से कहा कि कार्तिक अपना वादा कभी नहीं तोड़ता, पर आर्यन ने जवाब दिया कि वो उसे लतिका से बेहतर जानता है। लतिका ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आर्यन ने बड़ी बेबाकी से कहा, नफरत नहीं लतिका, तुम्हें परेशान करके मुझे सुकून मिलता है। तुम्हें भीख मांगते और रोते देखना मुझे पसंद है। लतिका टूट गई। उसने कहा कि उसके रिश्तेदारों ने भी कभी उसके दिल के इतने टुकड़े नहीं किए थे। उसने माफी मांगते हुए कहा कि काश आर्यन ने उसे यहाँ रुकने की इजाजत ही न दी होती। आर्यन ने उसे बताया कि वो उसके लिए सिर्फ एक इस्तेमाल की चीज है और कुछ नहीं। आर्यन वहां से चला गया और लतिका वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। पार्टी में वापस लौटकर आर्यन ने सोचा कि लतिका बहुत खूबसूरती से रोई और उसे रुलाकर उसके मन की जलन शांत हो गई, जो उसने लतिका को कार्तिक के साथ देखकर महसूस की थी। लतिका ने एक सेवक के जरिए कार्तिक को संदेश भिजवाया कि वो घर जा रही है। आर्यन ने खेल खेलते हुए सेवक से कहा कि वो कार्तिक को ऊपर बुला ले, लेकिन तब तक कार्तिक अपनी मां के दबाव में पार्टी छोड़कर जाने लगा था। जब कार्तिक को लतिका का संदेश मिला तो उसने अपनी मां का हाथ झटक दिया और लतिका की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लतिका अपने जख्मी पैरों से महल की सरहद पार कर चुकी थी। वो मुड़कर नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि पीछे उसके लिए कुछ बचा ही नहीं था। गर्मियों की वो रात अमलतास महल में नाच गाने के साथ जारी रही, लेकिन लतिका की दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। सच कहूँ तो मैं ये वीडियो अपलोड करने वाली नहीं थी, क्योंकि 1 महीने का लंबा गैप हो गया था। मुझे डर था कि इतने समय बाद वापसी करने पर शायद आप लोग भूल गए होंगे और व्यूज भी नहीं आएंगे, लेकिन आप सबका प्यार और इंतजार इतना ज्यादा था कि मुझे फिर से कहानी शुरू करनी ही पड़ी। खासकर मेरी एक बहुत ही प्यारी और क्यूटी लिसनर @राजनी गुप्ता योजक चिन्ह P7N के इतने सारे कमेंट्स और प्यार की वजह से मैं आज ये चैप्टर लेकर आई हूँ।
उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो पर आपका ढेर सारा प्यार और अच्छे व्यूज मिले तो मैं वादा करती हूँ कि बहुत जल्द ही इसका अगला चैप्टर भी अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले दिलचस्प चैप्टर में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया और अलविदा।